नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है क्लियर कट। शुरुआत एक सवाल से। एक पुलिस के डीएसपी रैंक के अधिकारी की सैलरी कितनी होती होगी? चलिए ये बताइए कि पुलिस का एक दारोगा 10 साल में कितना कमा पाता होगा? 10 लाख, 20 लाख, चलिए मान लीजिए कि 50 लाख। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि एक दारोगा ने सिर्फ 10 साल में 100 करोड़ से ज्यादा की अकूत दौलत इकट्ठा कर ली? मामला यूपी के कानपुर का है और पुलिस के इस अफसर का नाम है ऋषिकांत शुक्ला। ऋषिकांत शुक्ला पर 100 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित करने का गंभीर आरोप लगा है। कानपुर पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद शुरू हुई एसआईटी जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और खुलासा यह कि यूपी पुलिस में दारोगा यानी कि सब इंस्पेक्टर के पद से भर्ती होकर डीएसपी बनने वाले ऋषिकांत शुक्ला की कमाई या यूं कहिए कि काली कमाई का जो साम्राज्य था वो कानपुर से लेकर लखनऊ तक फैला हुआ था। और सिर्फ कानपुर की ही बात करें तो ऋषिकांत शुक्ला के नाम से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की काली कमाई का पता चल चुका है। तो एक मामूली से दारोगा पर कैसे लक्ष्मी इतनी मेहरबान रही, यह भी जरा आपको जानना चाहिए। दारोगा के तौर पर ऋषिकांत शुक्ला का ज्यादातर वक्त जो है वो कानपुर में गुजरा। 1998 से 2006 तक और फिर दिसंबर 2006 से 2009 तक, यानी कि 10 साल का वक्त ऋषिकांत शुक्ला ने कानपुर में गुजारा। और इन 10 सालों के दौरान ऋषिकांत शुक्ला ने वर्दी की आड़ में जमकर अवैध कमाई की, करोड़ों की जमीन के वारे न्यारे की। कानपुर के पौष इलाके में 12 जमीनें और 11 दुकानें खरीदी और जिसकी कुल कीमत करोड़ों में बताई जा रही। लखनऊ कानपुर रोड पर ऋषिकांत शुक्ला की काली कमाई के बहुत सारे सबूत मौजूद हैं। कई संपत्तियां हैं जहां से टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता ने एक स्पेशल रिपोर्ट भेजी है। एक बार जरा देखिए। इस वक्त मैं कानपुर लखनऊ हाईवे पर ही मौजूद हूं। देखिए, ये जो इलाका है, यहां पे जानकारी मिली है, जो एसआईटी ने पड़ताल की उसमें इसी इलाके में जमीन होने की जानकारी सामने आई। उसकी मिल्कियत भी आंकी गई और उसके बाद ये आंकड़ा 100 करोड़ तक बढ़ गया। अब विजिलेंस भी इस मामले की जांच कर रही है। विजिलेंस जब जांच करेगी तो कई और दस्तावेज विजिलेंस के हाथ होंगे, क्योंकि लगातार जो पूछताछ होगी, पड़ोसियों से पूछताछ होगी, परिवारीजनों से पूछताछ होगी, तो ऐसी संभावना है और सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल पाई है कि 100 करोड़ का आंकड़ा तो प्रारंभिक जांच में सामने आया है। बात इससे बहुत बड़ी हो सकती है और बड़े पैमाने पर संपत्तियां न केवल कानपुर में बल्कि उन्नाव, जो कि कानपुर से सटा हुआ हिस्सा है, वहां पर हो सकती है। लखनऊ में भी संपत्ति होने की जानकारी आई है और जालौन में भी संपत्ति मिलने की जानकारी सामने आई। तो विजिलेंस टीम अब ऋषिकांत शुक्ला की संपत्तियों, बैंक खातों और ट्रांजैक्शंस की जांच कर रही। फिलहाल ऋषिकांत शुक्ला मैनपुरी जिले में डीएसपी के पद पर तैनात था, जिसे अब वहां से निलंबित कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि एक मामूली सब इंस्पेक्टर के पास करोड़ों की दौलत आखिर कहां से आई, कैसे आई, और सिर्फ 10 साल में पुलिस की नौकरी में ऋषिकांत शुक्ला अरबों का मालिक कैसे बन बैठा? तो चलिए जरा सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे मामले को समझते हैं। तो कानपुर में इसी साल अगस्त में अखिलेश दुबे नाम के एक माफिया को गिरफ्तार किया गया और अखिलेश दुबे कानपुर में एक गिरोह चलाता था जो फर्जी मुकदमे दर्ज कराने, जबरन वसूली करने और जमीन कब्जाने जैसे अपराधों में लिप्त था। बताया जा रहा है कि कानपुर में तैनाती के दौरान ऋषिकांत शुक्ला और अखिलेश दुबे एक दूसरे के संपर्क में आए और अखिलेश दुबे गिरोह के साथ मिलकर ऋषिकांत शुक्ला ने लोगों पर तमाम फर्जी मुकदमे करवाए और उनकी संपत्तियों पर कब्जा जमाया। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की जांच में यह भी सामने आया है कि दुबे के गिरोह में पुलिस, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और भी कई दूसरे विभागों के अधिकारी शामिल थे। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर कानपुर में अखिलेश दुबे और उनके गिरोह पर शिकंजा जब कसना शुरू हुआ तो एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता यह भी चला कि ऋषिकांत शुक्ला और दुबे ने दोनों ने मिलकर बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा कर ली है और ये दोनों एक दूसरे के इतने करीबी थे कि उनके परिजनों की प्रॉपर्टी भी एक दूसरे के नाम पर है और उनमें आपस में भी हिस्सेदारी है। कानपुर के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आशीष कुमार को सुनिए जरा। अखिलेश दुबे के साथ मिलकर के उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों के माध्यम से कई प्रॉपर्टी
अर्जित की हैं और प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से भी बहुत मदद करी और जिसकी वजह से अखिलेश दुबे इतने लोगों को प्रताड़ित कर पाए। तो यानी कि ऋषिकांत शुक्ला नौकरी तो खाकी की कर रहा था, लेकिन धंधा काली कमाई का था। जो कानून का रखवाला था वो खुद कानून तोड़कर कैसे काली कमाई का अकूत साम्राज्य खड़ा करने में जुटा हुआ था, आप इसी से अंदाजा लगाइए। और जब इसकी सच्चाई सामने आ गई है तो एसआईटी के अफसर भी एक बारगी चौंक गए। सिर्फ 10 साल में इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा कि बड़े बड़े लोगों के होश उड़े हुए हैं देखकर। खास बात यह है कि कानपुर के आर्य नगर इलाके में 11 दुकानें ऋषिकांत शुक्ला के पड़ोसी और साथी देवेंद्र दुबे के नाम पर दर्ज है, जिसे ऋषिकांत की बेनामी संपत्ति बताया जा रहा है। नवभारत संवाददाता ने यहां से भी एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए जरा, फिर आगे का किस्सा बताता हूं। इस वक्त हमारी मौजूदगी कानपुर के आर नगर इलाके में सबसे पॉश इलाका माना जाता है, सबसे महंगा इलाका माना जाता है। इसी मार्केट के अंदर जो डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला हैं, उनकी 12 दुकानें बताई जा रही। हालांकि शासन में शिकायत के बाद में उनको सस्पेंड कर दिया गया है। कानपुर में वो लंबे समय तक रहे हैं, यहाँ पर चौकी इंचार्ज के पद पे रहे हैं, थाना प्रभारी के पद पे रहे हैं और कानपुर के आसपास जिलों में रहे हो, चाहे वो उन्नाव हो, कानपुर देहात हो या जालौन हो, कई जगह वो उनकी यहाँ पे पोस्टिंग रही है। कानपुर में लंबे समय तक पोस्टिंग रही है। शहर का सबसे ये महंगा इलाका माना जाता है। इसी मार्केट के अंदर उनकी 12 दुकानें बताई। जांच जो है वो शुरू कर दी है। विजिलेंस की जो टीम है वो इन्वॉल्वमेंट हो गई है, उसने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में इस मामले में क्या कुछ और कार्रवाई होती है। तो इस मामले की जांच कर रहे अफसरों का यह भी कहना है कि संपत्तियां फर्जी मुकदमों से अर्जित की गई है, जिसमें निर्दोष लोगों को फंसाकर उनकी जमीन जायदाद हड़प ली गई। और ऋषिकांत शुक्ला की जो पूरी करप्शन कुंडली है अब विजिलेंस के रडार पर है। लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है कि देश में आखिर करप्शन की काली कमाई के ऐसे कितने कुबेर हैं। भ्रष्टाचार का दीमक कब तक देश को इसी तरीके से खोखला करता रहेगा। और सवाल यह भी कि वर्दी की आड़ में खुलेआम भ्रष्टाचार का लाइसेंस कैसे मिल जाता है। और ये बात हम नहीं कह रहे कि सभी अफसर भ्रष्ट हैं, बल्कि देश में देखा जाए तो ईमानदार अफसरों की एक लंबी फहरिस्त भी है। ऐसे अधिकारियों की भी कोई कमी नहीं है जो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए समाज की सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। लेकिन यह भी सच है कि अफसरी की धौंस दिखाकर पब्लिक को परेशान करने और लूटने वाले अफसरों की भी कोई कमी नहीं। कई तो वर्दी की आड़ में खुलेआम करप्शन को अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझने लगते। यूपी की तरह का ही किस्सा महाराष्ट्र में भी सामने आया है। पुणे में राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो का एक सब इंस्पेक्टर, उसको रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। एसीबी ने कार्रवाई एक वकील की शिकायत मिलने के बाद की थी। सब इंस्पेक्टर ने वकील से 2 करोड़ रुपए की रिश्वत की डिमांड की थी। आप सोचिए, एक एसआई 2 करोड़ रुपए रिश्वत मांग रहा है और जिसमें से पहली किस्त के तौर पे 46,50,000 रुपए उसको दिए गए थे। और इसी दौरान एसीबी की टीम वहां पहुंच गई और सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। ये सब इंस्पेक्टर ईओडब्ल्यू यानी कि आर्थिक अपराध शाखा जिसको बोलते हैं, जो कि बड़े पैमाने पर होने वाले आर्थिक अपराधों की जांच करती है, जो शाखा, ये उसमें तैनात था सब इंस्पेक्टर के पद पर। और जब गिरफ्तार किया गया इस व्यक्ति को, तब उसके पास से वो सारा कैश बरामद हुआ। इस सब इंस्पेक्टर का नाम चिंतामणि बताया जा रहा है। तो ऋषिकांत शुक्ला और चिंतामणि जैसे लोग, या यूं कहें कि इसके तरह के पुलिस वाले, इनको देखकर बहुत हैरानी नहीं होती, क्योंकि अभी 4 दिन पहले ही एनसीआईबी यानी कि नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने देश के 10 सबसे भ्रष्ट महकमों की एक लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में पुलिस विभाग पहले नंबर पर था। इसके बाद राजस्व विभाग, नगर निगम, बिजली विभाग, सड़क परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग जैसे महकमे शामिल थे। तो अगर पहले नंबर पर पुलिस विभाग है तो जाहिर सी बात है कि वहां बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। और इस तरह के जो लोग हैं, चाहे ऋषिकांत शुक्ला हो, चाहे चिंतामणि हो, ये तो कुछ एक वानगी भर है। ऐसे तमाम लोग भरे पड़े हैं जिनका काला चिट्ठा खुलना अभी बाकी। यानी कि भ्रष्टाचार के जो मामले में कमोबेश सभी महकमों में बराबर की हिस्सेदारी है। लेकिन सच ये भी है कि दागदार अफसरों की भीड़ में बहुत सारे अफसर ऐसे भी हैं जिन्होंने रुपये की चमक को अपने कर्तव्य की राह में नहीं आड़े आने दिया। यूपी में जहां ऋषिकांत शुक्ला जैसे 100 करोड़ की कमाई करने वाले लोग हैं,
तो वहीं करोड़ों की रिश्वत को ठोकर मारकर यतींद्र शर्मा जैसे ईमानदार अफसर भी मौजूद हैं। इसी साल अगस्त की बात है, जब आगरा के दवा कारोबारी के ठिकाने पर ड्रग विभाग ने जब छापा मारा तो कारोबारी रेड में के बीच में ही 3 बैग में 1 करोड़ रुपए कैश लेकर वो थाने पहुंच गया और ड्रग विभाग के अफसरों से कैश लेकर मामला रफा दफा करने को कहने लगा। 1 करोड़ रुपए देखकर पहले तो अफसर सन्न रह गए। रुपए गिनने के लिए बाकायदा मशीनें मंगवाई गई और ड्रग विभाग की रेड के दौरान एसटीएफ की टीम भी थी वहां मौजूद और जिसकी अगुवाई इंस्पेक्टर यतींद्र शर्मा कर रहे थे। 2001 में वर्दी पहनने वाले यतींद्र शर्मा ने 1 करोड़ की रिश्वत को ठुकराकर कारोबारी को वहीं तुरंत फौरन हिरासत में ले लिया। और यतींद्र शर्मा ही नहीं, देश के सरकारी महकमों में ऐसे बहुत सारे अफसर हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य की खातिर सब कुछ न्यौछावर किया है। हर साल देश की सुरक्षा में सैकड़ों पुलिसकर्मी शहीद होते हैं। कई अफसर सर्दी, बारिश, कड़ी धूप किसी की फिक्र किए बगैर आपकी हमारी हिफाजत में ड्यूटी निभाते रहते हैं। लेकिन खाकी के दामन पर दाग लगाने वाले ऋषिकांत और चिंतामणि जैसे लोगों की भी कोई कमी नहीं। तो फिलहाल ऋषिकांत शुक्ला को सस्पेंड कर दिया गया है और जांच पूरी होने के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समेत अन्य धाराओं में ऋषिकांत शुक्ला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं उससे आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे बड़े नाम सामने आ सकते हैं। तो अब आपको अगली खबर की तरफ लेकर चलते हैं और बताते हैं कि बिहार चुनाव में कैसे हो गई है ओसामा बिन लादेन की एंट्री। तो बिहार में पहले चरण की वोटिंग का चुनाव प्रचार थोड़ी देर पहले ही थम गया है और एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमों ने जितनी ताकत झोंकी वो वोटों में कितना कन्वर्ट हो पाएगी इस पर तो नजर होगी ही। और दोनों की तरफ से एक से बढ़कर एक लुभावने वादे किए गए हैं। जातीय समीकरणों को साधने के लिए सारे दांव आजमाए गए। लेकिन बिहार का जो चुनावी एजेंडा है वो घूम फिर कर जंगल राज वर्सेस विकास पर ही फोकस दिखाई दे रहा है। और इसी माहौल में बीजेपी के स्टार प्रचारक और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक ऐसी बात कह दी है जिससे 6 नवंबर को होने वाली वोटिंग में बड़े स्विंग की एक वजह बन सकती है। खासतौर से वो मतदाता जिनके दिमाग में लालू के 15 साल के शासन का जो दौर है वो पत्थर की लकीर की तरह छपा हुआ है। तो हेमंत शर्मा ने एक दिन पहले जो उन्होंने बात की है, वोटिंग से पहले जो उन्होंने बात कही है, एक बार सुनिए और उसके बाद हम आगे की कहानी आपको बताते हैं। नीतीश जी का सुशासन आज बिहार का परिसर बन चुका है। भाई और बहनों, हमारे एक गलती ने हमको दोबारा लालू साहबुद्दीन का जो समय था वही समय तक लेके जाएगा। अगर तेजस्वी बिहार का मंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, यहाँ शिक्षा का डिपार्टमेंट नहीं होगा। शिक्षा का डिपार्टमेंट का जगह में यहाँ में मर्डरर का डिपार्टमेंट होगा। स्वास्थ्य का डिपार्टमेंट नहीं होगा, यहाँ अपहरण का मंत्री बनेगा। तो हेमंता की चुनावी रैली बिहार के सिवान जिले के रघुनाथपुर में आज थी और जहां से आरजेडी ने बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को खासतौर से मैदान में उतारा है। और शहाब को टिकट देने के लिए रघुनाथपुर से लगातार 2 बार के विधायक जो जीतते रहे हैं, आरजेडी विधायक हरिशंकर यादव, उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी है। और ये वजह इसकी ये है कि ओसामा से जुड़ा जो शहाबुद्दीन का नाम है और जिसे आगे करके आरजेडी ने अपने मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने का एक तरीके से दांव चला है। तो ओसामा के चेहरे में शहाबुद्दीन की झलक तो मिलती ही है। शहाबुद्दीन की आपराधिक विरासत, उनकी खौफनाक वारदातों का अंतहीन सिलसिला जो लालू यादव के 15 सालों के राज से जुड़ता रहा है, जिसमें दावा तो सामाजिक न्याय और गरीबों की सरकार का था, लेकिन दुनिया के सामने अपराध की दिल दहलाने वाली वारदातें, जातीय नरसंहार और माफिया राज की हनक थी, जिसका जिक्र करते हुए अदालत ने जंगल राज शब्द का इस्तेमाल किया था। बीजेपी ओसामा के बहाने 1990 से 2005 के उस दौर की याद बिहार को दिलाना चाहती है जहां लालू राज में सिवान जंगल राज का सबसे बड़ा प्रतीक बना हुआ था और मोहम्मद शहाबुद्दीन उसके सबसे बड़े चेहरे थे। वो लालू यादव के करीबी थे
आरजेडी के टिकट से चुनाव जीतकर सिवान में अपनी समानांतर सरकार चला रहे थे। शासन प्रशासन उस आदमी की मुट्ठी में था और 1990 के दशक में शहाबुद्दीन का आतंक सिवान में अपने चरम पर था। उसके खिलाफ जाने का मतलब दिल दहला देने वाली मौत होती थी। और ऐसे अपराधों का, ऐसी घटनाओं का एक लंबा सिलसिला है। 1997 में सिवान में जेएनयू के छात्र नेता चंद्रशेखर की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। 2004 में रंगदारी से मना करने पर चंदा बाबू नाम के कारोबारी के 2 बेटों को तेजाब के ड्रम में डुबाकर तड़पा तड़पा कर मार दिया गया था। और 2016 में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसे दर्जनों कहानियां हैं जो शहाबुद्दीन के आतंक की प्रतीक है। एक तरीके से 2021 में कोविड के दौरान शहाबुद्दीन की मौत हुई और उसके बाद बिहार में पहला विधानसभा चुनाव है। तो एक तरफ आरजेडी शहाबुद्दीन की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के नाम पर ओसामा के चेहरे को आगे कर रही है और दूसरी तरफ बीजेपी इसे जंगल राज पार्ट 2 की प्लानिंग बता रही है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आरजेडी का डीएनए आज भी वही है, कुछ भी नहीं बदला है। मुझे बताओ, अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे तो बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या? जोर से बोलो, रह सकता है क्या? भाइयों बहनों, बिहार को सुरक्षित रखना है तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी को फिर से लाना पड़ेगा। तो बिहार में जंगल राज वर्सेस विकास की जो चुनावी लड़ाई है, उसमें संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी की अजब गजब बयानबाजी भी नहीं थम रही। पीएम मोदी को घेरने के चक्कर में उन्होंने छठ पर्व पर एक और विवादित बयानबाजी कर दी। अब उन्होंने पीएम मोदी पर फेक डिग्री रखने का भी आरोप लगाया है। और जरा एक बार राहुल गांधी को सुनिए और फिर आगे की राजनीतिक कहानी बताता हूं। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में हुआ करती थी, सही बात है। लाइन लगती थी। चाइना के लोग, जापान के लोग, कोरिया के लोग, इंग्लैंड के लोग लाइन लगाते थे, हमें नालंदा यूनिवर्सिटी में जाना है। सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी दुनिया में। नरेंद्र मोदी जी को ये बातें नहीं आती। फेक डिग्री मिली उनको, झूठी डिग्री। हालांकि पूछने वाले ये भी पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री की तो बात करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की डिग्री के बारे में क्यों भूल जाते हैं? उन्होंने तो बिहार में तेजस्वी यादव को महागठबंधन का चेहरा बनाया हुआ है, मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया हुआ है। और कहने वाले कहते हैं कि वो 9वीं भी पास नहीं। और बीजेपी कई मौकों पर ये पूछ भी चुकी, राहुल का ध्यान कभी तेजस्वी के सर्टिफिकेट की तरफ क्यों नहीं जाता? तो क्लियर कट में अब वो खबर जिसने करोड़ों भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। तो सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक अच्छी खासी बहस भी छिड़ी हुई है। क्या है वो खबर, आपको बताते हैं। तो खबर यह है कि मोदी सरकार ने आखिरकार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। दरअसल केंद्र सरकार अपने अंतर्गत आने वाले विभागों के कर्मचारियों, अधिकारियों, उनकी बेसिक सैलरी और पेंशन में हर 10 साल पर बड़ा बदलाव करती है। वेतन आयोग की सिफारिशों पर ही केंद्र सरकार के कर्मियों की सैलरी और पेंशन बढ़ाई जाती है। और केंद्र सरकार के फैसले के बाद अलग अलग राज्यों की सरकारें भी कमोबेश उसी ढर्रे पर, उसी पैरामीटर पर केंद्रीय सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से सैलरी और पेंशन में बदलाव करती है। तो ये खबर आज देश के कुल 1,90,00,000 जो सरकारी कर्मी हैं और 5 करोड़ से ज्यादा जो पेंशनधारी हैं और उनके परिवारों को सीधे तौर से जोड़ती है। और इसलिए वेतन आयोग के गठन के ऐलान की खबर से ही करोड़ों लोगों के चेहरे आज खिल उठे। लेकिन इस खबर के सामने आने के साथ ही एक और चर्चा छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद वो दिन भी दिखाई देने वाला है जब सरकारी दफ्तर का साधारण से साधारण मुलाजिम, या यूं कहें कि प्यून की नौकरी भी करने वाला आदमी किसी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के इंजीनियर से कहीं ज्यादा पैसे कमा रहा होगा। यानी उसकी सैलरी मोटे मोटे पैकेज वाले इंजीनियर और मैनेजर से कहीं ज्यादा होगी।
खैर, ये तो सोशल मीडिया की गपबाजी भी हो सकती है, लेकिन 8वें वेतन आयोग की इस खबर को दो संदर्भों में जरूर देखा जाना चाहिए। पहला तो ये कि बिहार के चुनावों में तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि सत्ता में आते ही हर घर एक एक सरकारी नौकरी बांटेंगे, यानी बिहार में महागठबंधन की सरकार में सरकारी नौकरियों की बहार आने वाली है। हालांकि 2.5-3 करोड़ सरकारी नौकरियों के लिए तेजस्वी यादव फंड कहां से जुटा पाएंगे, उस पर ज्यादातर लोगों को डाउट है। और 8वें वेतन आयोग से जुड़ी खबर का एक दूसरा एंगल यह भी देखिए कि दरअसल दुनिया भर में कई बड़ी मल्टीनेशनल प्राइवेट कंपनियों में बड़े पैमाने पर छटनी चल रही है। लोगों को नौकरी से हटाने के पीछे दलील यह दी जा रही है कि इन कंपनियों में अब बहुत सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद निपटा रहा है, तो इतने बड़े पैमाने पर लोगों की जरूरत नहीं। तो प्राइवेट कंपनियों में छटनी और सरकारी नौकरियों के चुनावी वादों के बीच 8वें वेतन आयोग वाली खबर सामने आई है। ऐसे में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई 8वां वेतन आयोग लागू हो गया तो सरकारी दफ्तर का एक अदना सा कर्मचारी भी बड़ी कंपनी के इंजीनियर से ज्यादा पैसे कमाएगा? और अगर ऐसा होने वाला है तो फिर सरकारी नौकरियों के लिए वो शानदार दिन कब आने वाला है? और इन सवालों का जवाब समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि सरकारी कर्मियों की सैलरी बढ़ाने का नियम या यूं कहें कि फॉर्मूला क्या होता है। तो केंद्र सरकार के बनाए गए इस वेतन आयोग को 18 महीनों के अंदर अपनी सिफारिश सरकार को सौंपनी है। और वैसे अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पिछले आयोगों को देखते हुए सैलरी और पेंशन में जो बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है वो कोई गलत नहीं है। अब यहां यह सवाल है कि सैलरी बढ़ाने का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसके लिए एक खास टर्म इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। तो ये फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल होता है और यह समझिए कि ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और कैसे काम करता है, जिसके आधार पर सैलरी बढ़ाई जाती है। तो फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है जिसे मौजूदा मूल वेतन पर लागू करके नया मूल वेतन निकाला जाता है या यूं कहिए कि तय किया जाता है। तो फिटमेंट फैक्टर ये बताता है कि किसी कर्मचारी या पेंशनर की बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है या की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर था 2.57, यानी अगर किसी भी व्यक्ति की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए थी तो वो बढ़कर 38,550 रुपए हो गई। फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखने का मतलब जब आप 15,000 को 2.57 से गुना करेंगे तो 38,550 रुपए ही बैठते हैं। तो ये तो हुई 10 साल पहले की बात। इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर 8वें वेतन आयोग इसी फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3 कर देता है, 2.57 की बजाय 3 कर देता है, तो जो नई बेसिक सैलरी होगी वो कम से कम 54,000 रुपए होगी। यहां भी आप आज की जो मिनिमम बेसिक सैलरी जो कि 18,000 रुपए बताई जाती है, उसमें अगर आप 3 से गुना करेंगे तो 54,000 रुपए ही बनते हैं। तो ये तो बस बेसिक सैलरी हुई, जबकि असली जो सैलरी होती है वो कई दूसरे भत्तों को जोड़ने के बाद एक आंकड़ा निकल कर आता है और वो इससे कहीं ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग के बाद जो 6ठे लेवल पर आने वाले कर्मी था, एक कोई सरकारी कर्मी था जिसकी बेसिक सैलरी अगर 35,400 रुपए थी, तो उसमें 58% डीए और 27% एचआरए जोड़ने के बाद उसके हाथ में जो टोटल सैलरी आती थी वो 65,490 रुपए आती थी। और इसी तरीके से अगर देखेंगे तो जब मिनिमम बेसिक सैलरी जिसको आप 54,000 कह रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो उस हिसाब से हर महीने एक जो छोटा से छोटा कर्मचारी भी होगा उसकी सैलरी करीब करीब लाख रुपए के आसपास होगी। हालांकि ये सब अभी अनुमान भर है और सब कुछ फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा, लेकिन सवाल यह है कि यह लागू कब से होगा। तो इसको लेकर कोई कंफर्म खबर तो नहीं है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि जब भी ये इस पर फैसला होगा, जो वेतन और पेंशन है वो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। यानी कि कर्मचारियों को लागू होने की तारीख और वास्तव में भुगतान की तारीख के बीच का जो टाइम का बकाया है उसका भी एरियर मिलेगा। अब सवाल यह है कि फिटमेंट फैक्टर तय करने का पैमाना क्या होता है और इसके लिए पे कमीशन कैसे ये तय करता है कि इस बार जो बेसिक सैलरी है उसमें कितनी बढ़ोतरी की जाए। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे कि देश की इकोनॉमी कैसी चल रही है, महंगाई कितनी है, जीडीपी ग्रोथ कैसा है।
तो उसी हिसाब से सैलरी बढ़ाई जाती है कि सरकार का खर्चा कंट्रोल में रहे, वरना कर्ज बढ़ जाएगा। तो ये सब देखते हुए सैलरी बढ़ाई जाती है। तो चलिए जरा कुछ कर्मचारियों की भी सुन लेते हैं कि वो इस इजाफे को लेकर क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं और उनका अनुमान क्या है कि 8वें वेतन आयोग के बाद लोगों की तनख्वाह कितनी बढ़ जाएगी। लगभग 3% 3 गुना तनख्वाह होने का उम्मीद है। जैसे 18,000 लास्ट पे कमीशन में मिनिमम पे था, वो भी 42,000 के आसपास होना चाहिए। 8वां वेतन आयोग बैठा है, कर्मचारी बहुत उत्साहित है और मुझे लगता है कि मिनिमम जो नीचे कर्मचारी को जो आज 18,000 किया है वो 50,000 के आसपास जो है उसको फिक्स करेंगे, ऐसी उम्मीद कर्मचारियों को लगती है और वो होना भी चाहिए। बहुत महंगाई है, चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए भी ये बहुत जरूरी है। परचेजिंग पावर देंगे तो मुझे लगता है देश जो 2047 में हम देख रहे हैं कि ये विकसित भारत बनेगा, उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। जे 18,000 से हमारा छोटा कर्मचारी शुरुआत करता है और मिनिमम जो हमारा है वो अभी 2.5 लाख रुपए है उच्च स्तर पे, और छोटा 18,000 से जो शुरू होता है उसको हम उम्मीद करेंगे कि वो 50 और 54,000 तक यदि पहुंचता है तो एक परिवार बहुत अच्छी तरह से सेटल हो सकता है। तो ये आप मोटा मोटा अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि एक सामान्य जो आईटी कंपनी में काम करने वाला इंजीनियर है, जो सबसे बड़ी संख्या में जहां लोग काम करते हैं इस देश में, वहां पर जो एंट्री लेवल की सैलरी होती है वो करीब वही 3-4 लाख के आसपास होती है। यानी कि अगर देखा जाए तो 25-30 हजार रुपये महीने से शुरुआत होती है। लेकिन अभी जो नया बेसिक सैलरी कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के बाद होगा सरकारी क्षेत्र में, अगर वो 70-80 हजार, अगर 54,000 बेसिक सैलरी कहा जा रहा है या 50,000 ही मान लें उसको, तो अगर देखा जाए तो जो कुल सैलरी होगी सारे अलाउंसेस वगैरह जोड़ने के बाद, भत्ते जोड़ने के बाद, तो करीब करीब 90,000 1 लाख के आसपास जा सकता है, या मान लीजिए 80,000 के भी ऊपर है। तो एक बेसिक जो एंट्री लेवल की सैलरी होती है किसी आईटी फर्म में या इंजीनियर वगैरह की, उससे कम से कम 3 गुनी होगी। तो अगर ये कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है कि जो सरकारी कर्मचारियों की चांदी होने वाली है, उनकी लॉटरी लगने वाली है, तो बात कमोबेश सही ही मालूम पड़ती। तो अब आपको एक ऐसी खबर की तरफ ले चलते हैं जो आपको गर्व का एहसास कराएगी। देश की तीनों सेनाएं इन दिनों ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रही है और इस सबसे बड़े युद्धाभ्यास का नाम ऑपरेशन त्रिशूल रखा गया है। ये युद्धाभ्यास जैसलमेर से लेकर सरक्रीक तक पाकिस्तान से लगते करीब 1000 किलोमीटर के दायरे में हो रहा है। खास बात यह है कि इस युद्धाभ्यास में सेना अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ बड़े पैमाने पर स्वदेशी हथियारों की भी टेस्टिंग कर रही है और इसी के तहत देश में ही बने ड्रोन का परीक्षण भी किया जा रहा है। इस दौरान आसमान में ड्रोन ने निगरानी करते हुए सैनिकों को दुश्मन के ठिकानों की जानकारी दी और सैनिकों ने बिना एक पल गंवाए आधुनिक हथियारों के साथ दुश्मन के ठिकानों को कैसे नष्ट कर दिया, ये इसकी पूरी एक्सरसाइज वहां चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी मिसाइलों के साथ ही स्वदेशी ड्रोन की ताकत भी दिखाई थी और जिसके बाद से ही सेना युद्धाभ्यास में ड्रोन के इस्तेमाल को लगातार बढ़ावा दे रही है। सेना ने ड्रोन की मदद से तमाम काम किए हैं और जैसे कि हथियार, रसद समेत कई तरह के काम में ड्रोन अपनी भूमिका निभा रहा है आज की तारीख में। और स्वदेशी ड्रोन की सफलता इस बात को साबित करती है कि भारतीय सेना न सिर्फ अब आत्मनिर्भर है बल्कि तकनीकी रूप से भी अब निर्णायक बढ़त हासिल करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो अब एक और अच्छी खबर जो कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम से आई है। 22 अप्रैल के आतंकी हमले की कड़वी यादों को पीछे छोड़कर पहलगाम की खूबसूरत वादियों में एक बार फिर से रौनक लौटने लगी। पहलगाम में फिर से फिल्मों की शूटिंग शुरू हो गई है। दक्षिण भारत की फिल्म मेकिंग यूनिट ने पहलगाम में शूटिंग शुरू की है और बाकायदा कैमरे और बड़ी बड़ी क्रेनों के जरिए शूटिंग की जा रही है। यहाँ टॉलीवुड के कलाकारों की पूरी टीम पहलगाम पहुंची है और आतंकी हमले के बाद अधिकतर फिल्म यूनिट्स ने कश्मीर में अपनी शूटिंग
को रीशेड्यूल कर दिया था या यूं कहें कि रद्द कर दिया था, लेकिन 6 महीने बाद पहलगाम में जिंदगी फिर से पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्री घाटी की ओर लौटेगी। पहलगाम में शूटिंग को लेकर फिल्म के डायरेक्टर क्या कह रहे हैं, जरा एक बार सुनिए। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देशवासियों को हिलाकर रख दिया था और घाटी में हुए नरसंहार के बाद लोगों में डर और दर्द के साथ साथ गुस्सा भी बहुत था। लेकिन वक्त के साथ पहलगाम के जख्म भरते दिखाई दे रहे हैं। और 2 दिन पहले ही एनआईए ने पहलगाम के बाईसरन में केबल कार को चलाने की परमिशन दी थी। और अब फिल्मों की शूटिंग शुरू होने से पर्यटन से जुड़े कारोबारियों को एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। वैसे कश्मीर हमेशा से ही बॉलीवुड की पसंदीदा शूटिंग लोकेशन रहा है और शाहिद कपूर की सुपरहिट फिल्म थी हैदर, उसकी शूटिंग भी पहलगाम में हुई थी। और सलमान खान की जो बजरंगी भाईजान फिल्म थी, शाहरुख खान की फिल्म जब तक है जान, या फिर इम्तियाज अली की फिल्म हाईवे और मेघना गुलजार की फिल्म राजी, इन सारी फिल्मों में पहलगाम की खूबसूरती को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। वैसे कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग का सिलसिला एक लंबे समय से चलता रहा है। 1983 में पहलगाम में फिल्म बेताब की शूटिंग हुई थी और जिसके बाद यहाँ पर एक बेताब वैली भी उसका नाम जो है, एक वैली का नाम बेताब वैली रखा गया है। और जो पर्यटक वहाँ जाते हैं वो बेताब वैली जाना नहीं भूलते हैं, क्योंकि लोगों को उस फिल्म के जरिए वो सीन याद आ जाता है जो जब उन्होंने फिल्मों में देखा था और उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ था देश में कि भाई कश्मीर कितना खूबसूरत है। और वो बेताब वैली भी एक तरीके से पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। तो बॉलीवुड के साथ ही साउथ सिनेमा भी कश्मीर के पहलगाम का कायल रहा है। और 2 साल पहले रिलीज हुई जो तेलुगु फिल्म थी खुशी, उसकी शूटिंग भी पहलगाम में हुई थी। और अब एक बार फिर साउथ फिल्म इंडस्ट्री आतंकी हमले के बाद शूटिंग के लिए पहलगाम पहुंची है। और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में पहलगाम के साथ ही जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों में फिल्मों की शूटिंग का सिलसिला जोर पकड़ेगा। और वहां जिस तरीके से चीजें नॉर्मल हो रही है, सब पटरी पे आ रही है, उसी दिशा में इस फिल्म की शूटिंग जो है एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और इस फिल्म की शूटिंग के साथ ही ये भी उम्मीद की जा रही है कि कश्मीर में जो आतंक का एक माहौल है वो भी एक तरीके से खत्म होगा। तो आज क्लियर कट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।